everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। माय नेम इज CS पायल पोपली और हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें शुरू किया था हमने चैप्टर 1 जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर की बाकी सारी वीडियोस रिलीज हो चुकी है। आज वाली वीडियो इसकी लास्ट वीडियो होने वाली है। सो अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी वीडियो स्किप की है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, फट से जाके देख लो। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक या दो टॉपिक्स नहीं बल्कि पूरे तीन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस को। ये सारे के सारे टॉपिक्स कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इनकी एक कंबाइंड वीडियो बना दी जाए। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो, लेकिन वर्थ इट होगी क्योंकि मैंने हर एक एस्पेक्ट को साथ में लाके अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम कोऑर्डिनेशन के मीनिंग के साथ। बट इससे पहले आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आपने कभी भी माला बनते हुए देखी है? माला कैसे बनाई जाती है? मोती लिए जाते हैं बहुत अलग अलग तरह के, और फिर एक मजबूत सा थ्रेड मतलब धागा लिया जाता है और उस धागे को सब मोतियों के अंदर से डाल के एक माला पिरो दी जाती है। राइट? ऐसे ही होता है ना। और अब सोच के देखो, अगर ये धागा टूट जाए तो क्या होगा? मोती बिखर जाएंगे। आई नो आप लोगों का क्वेश्चन क्या होने वाला है अब कि हम कहाँ मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेशन पढ़ने आए थे और यहाँ मैम हमें ज्वेलरी मेकिंग सिखा रही है। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे ज्वेलरी मेकिंग नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस समझा रही हूँ। कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, बस ये धागा है जिसने पूरे मैनेजमेंट के ये जो स्टोन्स हैं, जो पर्ल्स हैं, जो मोती हैं, इनको पिरो रखा है एक साथ। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो मैनेजमेंट का कुछ ऐसा ही हाल होगा। ये मोती क्या है? ये मोती मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला अलग अलग काम है, परचेजिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, दिस दैट, राइट। अब इन सबको साथ लाने का काम कौन करता है? ये धागा करता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुमसे कोई पूछे कोऑर्डिनेशन क्या है तो उनको खुले में बोलना कि कोऑर्डिनेशन एक धागा है जो कि मैनेजमेंट के सारे पर्ल्स को एक साथ लाने का काम करता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है। बहुत सारे लोगों ने ना ऐसा कोशिश किया कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट के जैसे बाकी फंक्शंस होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वैसे ही एक फंक्शन बना दिया जाए। बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए वो समझते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोऑर्डिनेशन को हम फंक्शन क्यों नहीं मानते हैं मैनेजमेंट का, क्यों इसको एसेंस बोला जाता है मैनेजमेंट का। तो ये ध्यान से सुनना पूरा एक्सप्लेनेशन। अब देखिए मैनेजमेंट के फंक्शंस कैसे चलते हैं, मैनेजमेंट की प्रोसेस कैसे वर्क करती है। सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग होता है, फिर कंट्रोलिंग होता है। मतलब ये 1 बाय 1 चलते हैं, राइट। अब ये बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन तो इन दोनों के बीच में भी रिक्वायर्ड होगा। मतलब प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग पे आएंगे तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होगा, कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में भी रिक्वायर्ड होगा, कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में भी रिक्वायर्ड होगा, कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में भी रिक्वायर्ड होगा, एंड एट द सेम टाइम कोऑर्डिनेशन इन लोगों के बीच में भी रिक्वायर्ड होगा, इनके बीच में भी रिक्वायर्ड होगा, इनके बीच में भी रिक्वायर्ड होगा, हर जगह रिक्वायर्ड होगा। तो भाई जिस चीज़ की आवश्यकता हर जगह होने वाली है, आप उसे ऐसे सीक्वेंस में एक जगह फिट कैसे कर सकते हैं? मैं बोलती प्लानिंग के बाद उन्होंने कोऑर्डिनेशन फिट कर दिया प्रोसेस में, तो फिर उसका रेलेवेंस तो सिर्फ इतना सा ही रहता, उसके बाद तो वो स्टेप खत्म हो जाता। बट कोऑर्डिनेशन का रेलेवेंस तो हर एक स्टेप में फील किया जा सकता है। तो आप उसे एक फंक्शन बना के उसकी वैल्यू को कैसे कम कर सकते हो? इसलिए बोला गया कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन ना होके बल्कि उसका एसेंस है जिसकी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के हर फंक्शन को बाइंड करने में लगती है। तो कोऑर्डिनेशन एक धागा है जो मैनेजमेंट की पूरी माला को पिरो के रखता है, और जितना स्ट्रांग ये धागा होगा उतना ही लॉन्ग लास्टिंग आपकी माला होगी, मतलब मैनेजमेंट होगा। अब यहां आ जाइए।
It says coordination is the force that binds all other functions of management. Coordination वो force है जो कि management के सारे functions को bind करके रखती है, एक साथ संजो के रखती है. It is common thread that runs through all activities such as purchase, production, sales and finance to ensure continuity in the working of the organization. Organization की continuity ढंग से चलती रहेगी ensure करने का काम होता है coordination का. Coordination is sometimes considered a separate function of management. It is, however, the essence of management for achieving harmony among individual efforts towards the accomplishment of group goals. Sometimes ऐसा consider किया जाता है ये management का एक separate function है, but then याद आ जाता है कि नहीं, इसकी requirement तो हर एक जगह है, इसकी बहुत ज़्यादा value है, तो इसको एक छोटू सा काम नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसे function नहीं consider किया जा सकता. Understood? चलिए, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्लियर हो गया. नाउ लेट्स मूव टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ जो आप 6 पॉइंट्स देख सकते हैं ये सारे कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. स्टार्टिंग विद दिस वन. इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. It ensures unity of action. It is a continuous process. It is all pervasive. It is the responsibility of all managers. It is a deliberate function. अब देखो मेरी बात सुनना. Continuous process और pervasive, ये दोनों चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. जब हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो परवेसिव का मतलब मैंने आपको बताया था एक ऐसी चीज़ जो कि हर जगह रिक्वायर्ड होती है, नो मैटर व्हाट. और कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती है, लूप में चलती रहती है. यहाँ बस उसे थोड़ा सा रिवाइज करना है हम लोगों को और बाकी सारे पॉइंट्स देखने हैं. चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट था इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं. अब बहुत सारे लोग कभी कभी काम करते करते कभी भावनाओं में बह जाते हैं. होता है ना, कभी कभी हम लिख रहे होते हैं आंसर, तो लिखते लिखते पता नहीं हमारा थॉट कहाँ चला जाता है और हम कुछ भी लिखने लग जाते हैं. तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के साथ भी होता है. तो उनको वापस से होश में लाना, उनको वापस से रियलाइज कराना कि ये सब इकट्ठे मिलके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए आए हैं, वो काम करता है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन हर इंसान के जो इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं ना, उनको कंबाइन करके ऑर्गेनाइजेशन की गोल के टूवर्ड्स लेके जाता है. सेकंड है इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ा होता है तो उसमें डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, और डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आने लग जाते हैं. एक डिपार्टमेंट दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बेटर प्रूव करना चाहता है तो वो उससे जेलस फील करने लग जाता है, चिढ़ने लग जाता है, दूर होने लग जाता है, उनकी बातें नहीं सुनता है, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करता है. तो कोऑर्डिनेशन का वहाँ पे रोल आता है कि वो इंश्योर करता है कि सब लोग मिलके एक ही डायरेक्शन में चले. सबका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करो. तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को साथ ला के बाइंड करने का काम करता है और ये मेक श्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाए ये सब लोग मिलके. फिर बोलते हैं इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार कर दिया तो हो गया खत्म इसका काम. नो, इट इज समथिंग विच कीप्स ऑन रनिंग. ये प्लानिंग से शुरू होता है और ये कंट्रोलिंग के बाद भी चलता रहता है. मतलब कंट्रोलिंग तक तो चलता है, उसके बाद भी चलता रहेगा ताकि नेक्स्ट प्लानिंग में मदद मिल सके. सो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लूप में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. फिर है इट इज़ ऑल परवेसिव. परवेसिव का मतलब क्या होता है? हर एक जगह रिक्वायर्ड होने वाली चीज़, चाहे वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो. मतलब एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, दूसरे को तीसरे के साथ, और मैनेजमेंट के भी हर एक लेवल को डिफरेंट लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है. तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हर एक जगह होती है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ऑल परवेसिव. Now let's move to this point. It is the responsibility of all managers. अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल को मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मिडिल लेवल को लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, लोअर लेवल को वर्कफोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. तो ओवरऑल देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन सबका ही तो काम हो गया ना. सारे मैनेजर्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाए. सो इट सेज कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन
Top level managers need to coordinate with their subordinates to ensure that the overall policies of the organization are duly carried out. मतलब टॉप लेवल वालों को नीचे वाले लेवल के साथ मेक श्योर करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन अच्छे से, ताकि जितनी भी प्लान्स पॉलिसीज उन्होंने बनाई हैं वो अच्छे से कैरी हो जाएं. मिडिल लेवल वालों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है टॉप लेवल के साथ भी एंड एट द सेम टाइम लोअर लेवल के साथ भी. ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे कि मिडिल लेवल वालों का तो काम ही ये होता है, वो तो होते ही बिचौलिए हैं, ऊपर वालों को नीचे वालों से कनेक्ट करने का काम करते हैं. और ऐसे ही लोअर लेवल वाले भी मिडिल लेवल वालों को वर्कफोर्स के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं. तो ओवरऑल देखा जाए तो सबका ही काम बन गया है कोऑर्डिनेशन का. फिर आता है कि इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन. देखिए, हमें दिख रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई आपस में अच्छे से कॉपरेट करके चल रहा था. फिर भी यहाँ पे मैनेजर का रोल खत्म नहीं होता कि मैनेजर ने देखा अच्छा खासा कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन की एज मेरी तरफ से एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं होता. चाहे लोगों के बीच में कॉपरेशन हो, उसके बावजूद भी मैनेजर को मेक श्योर करना पड़ेगा, वॉलंटरली अपनी तरफ से कॉन्शियसली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कोऑर्डिनेशन के लिए. अब यहाँ पे माइट भी हो सकता है आपके दिमाग में एक थॉट आए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक छोटी सी क्रिस्प वाली वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन पढ़ाकू लोग चैनल का, और आपको वो वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा. So it says a manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. Even where members of a department willingly cooperate and work, coordination gives a direction to that willing spirit. Coordination एक डायरेक्शन दे देता है, एक दिशा दे देता है उस willing spirit को जो कि आपस में कॉपरेट करने से आती है. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए. नाउ लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. इम्पॉर्टेंस में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा समझने लायक है. पहला इसमें पॉइंट है ग्रोथ एंड साइज, सेकंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और थर्ड है स्पेशलाइजेशन. एक एक करके सबको समझते हैं. स्टार्टिंग विद दिस वन, ग्रोथ एंड साइज. आपने कभी ऐसा देखा है कि आपका जब ग्रुप छोटा होता है तो लोग आपस में ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं. मतलब बचपन में आपके 2-3 फ्रेंड्स थे तो 2-3 फ्रेंड्स में बहुत अच्छी दोस्ती थी, बट जैसे बड़े हुए उन फ्रेंड्स के और फ्रेंड्स बने और फ्रेंड्स बने और फ्रेंड्स बड़े और ग्रुप बड़ा बन गया. तो आपने ये देखा होगा कि उस ग्रुप में भी ग्रुप्स बन गए हैं. मतलब 10 लोगों का ग्रुप है तो 2 लोगों की आपस में अच्छी बनती है, 3 लोगों की उधर आपस में अच्छी बनती है, फिर 2 लोगों की इधर आपस में अच्छी बनती है. ऐसा हो जाता है. जब मैंने नया नया भोपाल में DPS ज्वाइन किया था तो आई सॉ वन ग्रुप जहाँ पे आई सॉ बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ग्रुप का हिस्सा थे. मतलब जिस बच्चे को मैं देखती थी वो उसी ग्रुप का पार्ट थे. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने ऑब्जर्व किया तो उस ग्रुप में 5 लोग आपस में ज़्यादा दोस्ती रखते थे, तो वो यूजुअली मेक श्योर करते थे वो हैंग आउट साथ में करें. 3-4 दोस्त अलग बने हुए थे, 2-2 दोस्त अलग बने हुए थे. तो ऐसे ग्रुप्स बटे हुए थे, मतलब ग्रुप्स में भी ग्रुप्स बने हुए थे, ऐसे मानिए. तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. ऑर्गेनाइजेशन जब छोटी होती है तो लोग आपस में एक साथ रहते हैं, मिल बांट के खाते पीते हैं. लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है लोग आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होने लगते हैं. आप मतलब दूसरे लोगों के साथ ग्रुप्स बना लेते हैं. अब जब अलग अलग लोग ग्रुप्स बना रहे हैं दैट मीन्स इनकी कहीं ना कहीं आपस में हर चीज़ में नहीं पटी, तभी उनको अपना ऐसा अलग से ग्रुप बनाना पड़ा. तो यहाँ पे नहीं पटी मतलब कॉन्फ्लिक्ट की एक प्रोबेबिलिटी आ गई. तो यही रोल आ जाता है आपके कोऑर्डिनेशन का कि भाई इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कराओ ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो इनके बीच में. सो हमेशा याद रखना, जब ग्रुप छोटा होगा, ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी, तो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी बिकॉज सेलेक्टेड लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन में. लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगेगा, अलग अलग लोग आने लगेंगे, अलग अलग मेंटालिटी के लोग आने लगेंगे, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाता है. अब बात करें फंक्शनल डिफरेंशिएशन की. तो देखिए, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, उसमें एक ही इंसान बहुत सारा काम कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हमने एक बंदे को हायर किया जिसको हमने मैनेजर का नाम दे दिया. अब यही मैनेजर रिसोर्सेज भी मैनेज करेगा, यही मैनेजर लोगों को भी मैनेज करेगा, और यही मैनेजर काम को भी मैनेज करेगा, ऑपरेशंस को भी मैनेज करेगा.
बट वहीं पे जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, मैनेजर अलग अलग होने लगेंगे, एचआर मैनेजर अलग हो जाएगा, रिसोर्सेज वाला मैनेजर अलग हो जाएगा, वर्क वाला मैनेजर अलग हो जाएगा, ऑपरेशन वाला अलग, फाइनेंस वाला अलग, अकाउंट्स वाला अलग, मार्केटिंग वाला अलग। क्यों? क्योंकि काम बढ़ रहा है। काम बढ़ रहा है तो लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो डिविजन्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। और जब इतने ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, इतना डिवीजन बन जाएगा, इतने डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, तो भाई सबको संजो के रखना साथ में मुश्किल हो जाएगा ना। जब घर में बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो सबको एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है ना, तभी जॉइंट फैमिलीज को हैंडल करना मुश्किल माना जाता है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फैमिलीज, राइट। सो फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन इस तरह से होता है कि फंक्शंस बढ़ जाते हैं, फंक्शंस बढ़ते हैं तो लोग बढ़ते हैं, लोग बढ़ते हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड अगेन कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाता है। फिर आता है स्पेशलाइजेशन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है वो और स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करने लग जाता है। पहला अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा है तो मैं कोई बेसिक सा ऐसा इंसान रख लूंगी जिसको चुटर पुटर अकाउंट्स आता है। लेकिन जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएंगी, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं एक एक्सपर्ट को ही हायर करूं, मैं एक ऐसे इंसान को ही हायर करूं जो स्पेशलाइज्ड हो वो पर्टिकुलर काम करने में। बट ये जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं ना, ये जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, इनकी ना एक बहुत बुरी आदत होती है, इनको लगता है ये सही है बाकी सब गलत है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको कुछ नहीं पता, इन्हीं को सब कुछ पता है। और यही इनका एटीट्यूड कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को परेशान कर देता है, क्योंकि जहां दो एक्सपर्ट्स आमने सामने आएंगे और मैं ठीक, मैं सही तू गलत ऐसा करने लगेंगे, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है लॉस मेकिंग में चला जाए। इसलिए यहां पे भी अगेन कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। So it says, as the organization grow in size, the number of people employed by the organization also increases. जैसे जैसे organization size में grow होता है वैसे वैसे number of लोग भी बढ़ने लगते हैं. At times it may become difficult to integrate their efforts and activities. तो कई बार मुश्किल हो जाता है उनके activities को और efforts को साथ में integrate करना, साथ में एक साथ संजो के रखना. ऑल इंडिविजुअल डिफर्स इन देयर हैबिट्स ऑफ वर्क, बैकग्राउंड अप्रोचेस. हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, सिचुएशंस को अप्रोच करने का, रिलेशनशिप को, हर चीज़ का तरीका अलग होता है, राइट. दो इंसान कभी भी सेम नहीं हो सकते, राइट. तो बस वही है कि सबको साथ एक स्केल पे लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है. Then है functions of an organization are divided into departments, divisions and sections. different functions को हम departments में, divisions में, sections में divide करते हैं. एक organization में separate departments हो सकते हैं, finance, production, marketing, human resource वगैरह के. All these departments may have their own objectives, policies and their style of working. हर एक organization के department का अलग style of working हो सकता है. And sometimes ऐसा भी होता है कि भाई जैसे मानो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेल्स इंक्रीज करनी थी, जिसके लिए उनको प्रमोशन इंक्रीज करना था. अब प्रमोशन इंक्रीज करना है तो पैसा ज़्यादा लगेगा इस पर, राइट. अब पैसा ज़्यादा लगेगा तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गई और इन्होंने बोला कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें थोड़ा सा पैसा दे दो, हमें ना सेल्स इंक्रीज करने के लिए प्रमोशन इंक्रीज करना है. फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला नहीं नहीं, ये बजट के बियॉन्ड जा रहा है, हम आपको पैसा नहीं दे सकते. हो गई ना दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट. फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये टारगेट दिया हुआ था कि कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाओ. मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये काम दिया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़ाओ ताकि रेवेन्यू इंक्रीज हो. बट ये दोनों की मुठभेड़ की वजह से कहीं ना कहीं पूरा काम इन्फ्लुएंस हो गया. तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट फील हो गई. देन है स्पेशलाइजेशन अराइजेज आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड. आजकल जैसे मॉडर्न टेक आ गया है और काम करने की तरीके भी बदल गए हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो गई है काम में भी, तो ऐसे में स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलिस्ट हायर करने पड़ते हैं. और स्पेशलिस्ट लोगों को यूजुअली ऐसा लगता है कि वो क्वालिफाइड हैं इवैल्यूएट करने के लिए, जज करने के लिए, और बाकी सारे क्या हैं, नल्ले हैं, पागल हैं, इनको कुछ नहीं आता जाता, तो हम हैं जो कर सकते हैं. दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर्स इन मैटर पर्टेनिंग टू देयर एरिया. वो अपने एरिया का कभी भी सजेशन किसी और से नहीं लेते हैं. जैसे अगर मान लीजिए मैं टीचिंग में हूँ, ठीक है, मेरे को लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ. अब कोई मेरे को टीचिंग के रिगार्डिंग सजेशन देने लग जाए तो मैं उसको बोलूँगी ना, चल निकल, मेरे को पता है ज़्यादा तुझसे, है ना, मैं बहुत टाइम से ये काम कर रही हूँ. तो बस वही एटीट्यूड आ जाता है इन लोगों के अंदर, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं.
दिस ऑफ्टन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स डिफरेंट स्पेशलिस्ट एज वेल एज अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसकी वजह से यूजुअली डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट में क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जहाँ अगेन कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आती है. एंड आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं. और अब आप कोई भी काम करेंगे या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन सबसे मेन धागा है जो आपकी मैनेजमेंट की सारी पर्ल्स को एक साथ संजो के रख सकता है. अब इसी के साथ इस वीडियो को और इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं. आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आपके पास है, फट से लिख दीजिए. एंड एट द सेम टाइम ये सारे चैप्टर्स के बहुत जल्दी नोट्स आने वाले हैं, अवेलेबल होने वाले हैं, तो उसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप वाले नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा. जैसे कि सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे, तो हो पाए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियोस शेयर कर लो ताकि वो लोग भी देख लें और मेरे थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएं और मुझे थोड़ा सा अच्छा सा मोटिवेशन मिल जाए. और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना ताकि अगेन मैं खुश हो सकूं. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.